हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले कल रक्षाबंधन था, तो आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्योहार मेरा फेवरेट है, इसलिए नहीं कि भाइयों से गिफ्ट मिलते हैं या पैसे मिलते हैं, वो अलग चीज है। देखो, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो हम बहनों से कोई नहीं छीन सकता। लेकिन ऐसे भी मुझे लगता है कि यदि आपकी लाइफ में माँ पापा के बाद किसी रिश्ते से आप बहुत क्लोज होते हो तो वो भाई या बहन का ही होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ चीजें आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, इवन माँ पापा से भी नहीं शेयर कर पाते, वो चीजें आप भाई बहनों के साथ शेयर करते हो। तो ऐसा है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन रिश्तों को लेके बहुत बेहतरीन रहा है। स्पेशली मेरे बड़े भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो वो तो खैर लंबी कहानी है, कभी और सुनाई जाएगी। अभी टॉपिक पे बढ़ते हैं। टॉपिक पे बढ़ने से पहले आपको बोर्ड पे कुछ लाइनें लिखी दिख रही होंगी। इनको कल मैंने राखी के दिन लिखा था, मैंने मिटाया नहीं है। सोचा कि आज इन्हीं लाइनों से शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो मैंने अपने बड़े भैया के लिए लिखी थी। आप जैसा जो लाइनें आपकी लाइफ में जिसके लिए फिट बैठ जाएं, आप उसके लिए यूज कर लेना, यदि अच्छी लगे तो। ठीक है, तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। वैसे तो मेरी कहानी के कई किरदार हैं, सोचा था शिक्षित होकर सबके बारे में लिखूंगी। ये लाइन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। एक्चुअली उस वो लोग इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे जिनको शिक्षा बहुत मुश्किल से मिली है या बहुत किस्मत से मिल गई है। तो ऐसा है, हमारा भी कुछ ऐसा ही बैकग्राउंड था, ऐसा ही माहौल से हम निकल के आए। जब हमें नहीं पता था हम 5th तक पढ़ेंगे या 8th तक पढ़ेंगे, और आज यहाँ आपके सामने खड़े हैं। तो कुछ ऐसा है, मेरे लिए तो बहुत मायने रखती है। और जैसा मैंने कहा कि मेरे बड़े भैया का इसमें बहुत रोल रहा है, तो ये उनकी तरफ से उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन गिफ्ट दिया है कि मुझे शिक्षित किया है। तो चलिए, सोचा था शिक्षित होकर सबके बारे में लिखूंगी। भाई तुम्हारे लिए क्या क्या लिखती, ना तो मेरी कलम में उतनी स्याही निकली, और शब्दों में सिमट जाए वैसा तुम्हारा किरदार नहीं। मतलब सिर्फ उतना सा किरदार नहीं है कि मैं उसे शब्दों में समेट सकूं। तो ऐसा है। चलिए शुरुआत करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। जो हमसे कंटिन्यू जुड़े हैं उन्हें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम एमपीपीएससी मेंस का जो न्यू सिलेबस है, या यूं कह लीजिए कि 2021 का जो सिलेबस है, उसमें पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट में पॉलिटी वाला भाग हम कवर कर रहे हैं। अभी हमारी 3rd यूनिट स्टार्ट हो गई है, और 3rd यूनिट में ये सेकंड टॉपिक में कुछ आयोग दिए गए हैं। कुछ आयोग जो प्री के साथ कॉमन थे, वो मैं उनके बारे में कैसे तैयार करना है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। कुछ 2 आयोग मैंने आपको छुड़वा दिए थे, 2 टॉपिक। तो उनमें से एक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भी है, तो आज हम उसी को कवर कर रहे हैं। आपके टॉपिक में लिखा क्या है, सिर्फ प्रतिस्पर्धा आयोग लिखा है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि क्या स्टेट लेवल पे भी होता है ऐसा। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, जब मानव अधिकार आयोग या सूचना आयोग की मैं बात कर रही थी, तो मैंने आपसे कहा था कि स्टेट लेवल का भी तैयार करना है, भले ही इसमें लिखा नहीं है। लेकिन यहाँ भले हमारे सिलेबस में लिखा नहीं है, स्टेट लेवल पे प्रतिस्पर्धा आयोग नहीं होता है, ये एक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ही होता है जो पूरे भारतीय क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ ये निकाय स्टेट लेवल पे नहीं होता, इसलिए इसका पूरा नाम भले टॉपिक में हमारे सिलेबस में नहीं लिखा है, ये पूरा टॉपिक यही है। ठीक है, तो यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब प्रतिस्पर्धा से मतलब, कंपटीशन से मतलब तो आप समझते हैं क्या होता है कंपटीशन। चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो रही है, कंपटीशन तो कंपटीशन ही होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ कंपटीशन हमारे आपकी फील्ड की बात नहीं हो रही है, या किसी और फील्ड की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है बाजार में कंपटीशन की।
बाजार व्यवस्था में जो कंपटीशन होता है, जो विक्रेता होते हैं, उत्पादक होते हैं, इनके बीच जो एक स्वस्थ कंपटीशन रहे, उसको रेगुलेट करने वाला एक निकाय है ये आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, तो ये क्या है? एक निकाय है, एक ऐसी बॉडी है जो बाजार में प्रतिस्पर्धा को रेगुलेट करती है। ठीक है, और प्रतिस्पर्धा का मतलब तो आप समझते ही हो। चलिए, तो ये कैसे बना, क्या इसके काम रहते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट हैं, वो हम सब देख लेते हैं मेंस के हिसाब से, क्योंकि ये टॉपिक हमारा प्री में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो मेंस में कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम यहां वही देखेंगे। ठीक है, अब ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है वो एक सांविधिक निकाय है या वैधानिक। इन शब्दों का मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि आप प्री पढ़ के आए हो, है ना। और नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूं कि सांविधिक या वैधानिक निकाय का मतलब ये होता है कि ये आयोग किसी ना किसी कानूनी विधि या अधिनियम के तहत बना होगा, है ना। तो मैंने क्या कहा, अच्छा नोट्स आप यहीं तैयार करते चलिए, मैं आपको बताते चलूंगी कि कैसे तैयार करना है। इसके लिए अलग से नोट्स मैं नहीं दूंगी, क्योंकि सारी चीजें मैं यही लिखवा रही हूं। तो आप पहला पॉइंट यही लिख लीजिए कि यह एक सांविधिक या वैधानिक निकाय है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि सांविधिक या वैधानिक निकाय कौन होता है? जो किसी अधिनियम या किसी विधि के तहत बना होता है। तो इसके लिए कौन सी विधि आई थी? तो इसके लिए आया था प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। ठीक है, हालांकि ये अधिनियम, जो ये विधेयक था, वो संसद में 2002 में पारित हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी इसको 13 जनवरी 2003 में मिली थी। इसलिए ये अधिनियम लागू भी 2003 में हुआ था, और इसे अधिनियम का रूप भी 2003 में मिला था। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा। राष्ट्रपति के साइन इस पर 13 जनवरी 2003 को हुए थे। हालांकि ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है। एक तो जब इसके बारे में लिखोगे, यदि मान लीजिए कि इस तरह से कुछ लिखने आ गया मेंस में कि प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है समझाइए, और उसकी भूमिका, कार्य वगैरह इस तरह से आपसे पूछ लिया 200 शब्द में, तो आप इस तरह के पॉइंट लिख सकते हो कि यह एक वैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत गठित हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमारी शुरुआत हो सकती है। तो ये आप पॉइंट के रूप में लिखते चलिए। तो मैं पॉइंट या फैक्ट के रूप में आपको लिखवाते चल रही हूं। आप समझ गए होंगे। यदि आपको एक साथ इसको लिखना है तो आप किस तरह से इन पॉइंट को एक साथ पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हो, पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, जैसा आपको सही लगे। आप आंसर को जिस हिसाब से क्वेश्चन की डिमांड हो वैसे फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या कहा कि इस अधिनियम के तहत ये बना, है ना। तो इस अधिनियम की कुछ चीजें जानते हैं अपन, जो हमारे काम की है। देखिए, अधिनियम तो 60-65 पेज का है। यदि आपको उस पे अधिनियम पे पीएचडी करना ही है तो आप इस नेट पे जाइए, इस आयोग की साइट पे जाइए, और वहां आपको इस आयोग के जजमेंट, इसके नियम, रेगुलेशन, अधिनियम सब मिल जाएगा। तो आप आराम से पढ़ते रहिए, यदि आपके पास इतना टाइम है तो। मैं आपको यहां वही चीजें कराऊंगी जो मेंस के हिसाब से आपके लिए सफिशियंट होगा। इससे ज्यादा आपको इधर उधर की फालतू की चीजें कलेक्ट करना है तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। मेरे हिसाब से वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने अधिनियम से वही वही चीजें निकाली हैं जो जिस तरह के क्वेश्चन आयोगों से बनते हैं। और देखिए, एक आध क्वेश्चन इधर उधर से आ गया तो वो किसी से नहीं बनेगा, और उस क्वेश्चन के पीछे आप जो मेन चीजें होती हैं, मेन सिलेबस होता है, उससे नहीं भटक सकते। वो फिर आपको एक आध क्वेश्चन तो आयोग ऐसा देता है कि आप अपनी दिशा मोड़ लो, है ना। तो उसके पीछे ऐसे नहीं भटकना है। एक आध क्वेश्चन नहीं बना है, नहीं आ रहा है, अच्छे से चलता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम था,
उसकी धारा 7 हमसे क्या कहती है? हमने क्या कहा कि उस अधिनियम के तहत इस आयोग का गठन हुआ, तो धारा 7 क्या कहती है? अच्छा, ये धाराएं आप प्रॉपर नोट्स बनाने के हिसाब से लिखते चलिए। कुछ महत्वपूर्ण धाराएं मैंने उठाई हैं, सारी नहीं लिखी हैं। ठीक है, तो धारा 7 में क्या कहा गया है कि केंद्र सरकार, कभी कभी हमसे इस तरह से पूछ लिया जाता है ना कि इस आयोग का गठन कौन करेगा, तो इसलिए मैंने ये फैक्ट उठा लिया है। तो धारा 7 क्या कहती है कि केंद्र सरकार सीसीआई, या मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, आप चाहो तो इसका नाम पूरा लिख सकते हो, तो केंद्र सरकार सीसीआई का गठन करेगी, ये कहा गया था इस अधिनियम की धारा 7 में। केंद्र सरकार ने गठन किया भी, कब किया? तो ये किया 14 अक्टूबर 2003 में। ठीक है, क्योंकि ये अधिनियम जो था, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, दो 2002 का था। मैंने आपसे क्या कहा कि अधिनियम का रूप 2003 में लिया था, इसलिए केंद्र सरकार ने सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का जो गठन किया था वो 14 अक्टूबर 2003 को किया था। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पिछली वीडियो में देख चुके हैं, वहां हमसे क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया था कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब हुआ और क्यों हुआ, है ना? तो उद्देश्यों में से एक लाइन बना के हम क्यों हुआ वो लिख सकते हैं, और कब हुआ तो 14 अक्टूबर 2003 को। ठीक है, अच्छा, इस अधिनियम में 2007 में संशोधन भी हुआ था, है ना? तो वैसे इतनी खास बात नहीं है, लेकिन एक बार ही संशोधन हुआ है तो मैंने बता दिया है। आप चाहो तो लास्ट में अधिनियम के पीछे ब्रैकेट में लिख लीजिए कि संशोधन कब हुआ, 2007 में। ठीक है, ये कहा गया है कि धारा 7 में कि केंद्र सरकार सीसीआई का गठन करेगी, और गठन कब हुआ, 14 अक्टूबर 2003 को। ये डेट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब इस आयोग का मुख्यालय कहां पे है? तो इस अधिनियम में कहा गया है कि मुख्यालय भी कौन तय करेगी? केंद्र सरकार। और अभी कहां पे तय किया है केंद्र सरकार ने? तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो वर्तमान में नई दिल्ली में है, ब्रैकेट में लिख लीजिए कि केंद्र सरकार तय करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी अधिनियम की धारा 8 में क्या कहा गया है, इसकी संरचना बताई गई है इस आयोग की। तो हमने देखा ही था जब हम प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे थे कि ज्यादातर आयोगों की संरचना पूछी गई है, तो हम इसकी भी देख लेते हैं। तो इसकी संरचना में क्या होता है कि एक अध्यक्ष होता है और दो न्यूनतम सदस्य 2 होंगे और अधिकतम 6 हो सकते हैं। मतलब 2 से कम नहीं हो सकते और 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, इसकी संरचना में ये कहा गया है अधिनियम में। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य देखना है। गूगल करिए, इसी की साइट पे जाइए सीसीआई की, और वहां से आप इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है और सदस्य कौन है ये देखिएगा। वैसे तो नहीं पूछे जाते सदस्य, यदि एक बार नहीं भी याद होंगे तो चलेगा। वर्तमान अध्यक्ष याद रखिए, अभी के नहीं तो एग्जाम के टाइम तो याद रखिएगा। यदि वो किसी कारण से चर्चा में रहते हैं या तभी उनकी नियुक्ति वगैरह होती है तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे ऐसे नहीं पूछा जाता, लेकिन यदि किसी कारण से चर्चा में रहते हैं तो पूछा जा सकता है। तो वर्तमान अध्यक्ष आपको इसके देखने हैं यहां पे। अब इनकी योग्यता क्या होती है? तो योग्यता आपको लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो नोट पॉइंट बना के लिख लीजिए। मैं यहां पे नहीं लिखवा रही हूं क्योंकि योग्यता आपसे नहीं पूछी जाएगी, मैं तो जस्ट ऐसे ही बताने के लिए आपको बता रही हूं। ठीक है, तो क्या योग्यता रहती है? तो इनको 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कुछ क्षेत्रों में। वो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज, या फिर
पब्लिक अफेयर ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं जिनमें इनको 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, अध्यक्ष को भी और सदस्यों को भी। व्यवहारिक रूप से क्या होता है, जैसे आपने हर अधिनियम में देखा होगा कि राष्ट्रपति को या केंद्र सरकार को ये शक्ति दे दी जाती है कि इनके लिए नियम बनाएंगे। तो अधिनियम में तो कह दिया था कि इन इन क्षेत्रों में से कोई भी हो सकता है। व्यवहारिक रूप से नियम बने हैं या व्यवहारिक रूप से कौन नियुक्त होते हैं, तो अध्यक्ष के लिए तो आप चाहो तो लिखने वाली बात नहीं है, ये इस तरह की चीजें आपसे पूछी नहीं जाएगी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूं। जनरली क्या होता है, अध्यक्ष तो कौन नियुक्त होता है, जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वो इसका अध्यक्ष बनता है। क्योंकि अभी आप देखोगे कि आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं, है ना। तो अब भाई ऐसी पावर का वो यूज कर रहा है, तो ज्यादातर कोशिश की जाती है कि न्यायिक क्षेत्र से ही किसी को लाया जाए, है ना। तो वैसे भी इसमें लिखा है कि लॉ में यदि आपको 15 वर्ष का अनुभव होता है तो इस तरह से वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, वो व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। व्यवहारिक रूप से जनरली ऐसा ही होता है ना। लेकिन हालांकि उसमें क्या कहा गया है, उसमें ये जो अधिनियम था इसमें कुछ क्षेत्र दे दिए थे कि इनमें 15 वर्ष का अनुभव होगा तो बन सकता है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है इनकी, हालांकि इतना जरूरी नहीं है इसकी नियुक्ति भी, फिर भी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार। ठीक है, त्याग पत्र भी ये केंद्र सरकार को ही देते हैं, हटाती भी केंद्र सरकार है। इस तरह के कुछ प्रावधान और हैं, लेकिन वो हमारे प्री यदि हम पढ़ रहे होते तो इस तरह के सारे फैक्ट हम वहां पे देखते, यहाँ पे हमें देखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम ये फैक्ट नहीं देख रहे हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपसे कहा कि इससे ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप अधिनियम पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी जरूरत नहीं है। आपको जितना इसमें वीडियो में कराया जाएगा आपके मेंस के लिए सफिशियंट होगा, एक्स्ट्रा आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हम खड़े हैं। यदि हम भाई आप किसी से पढ़ने को, तो मार्केट में हर किसी के लिए सेम चीज अवेलेबल है। मैं कोई बुद्ध तो पैदा हुई नहीं थी कि मुझे बचपन से पैदा होते ही कैवल्य प्राप्त था, है ना। मैंने भी 10 बुकें पढ़ी तब जाके मुझे कहीं से चीजें मिली। तो आप किसी से क्यों पढ़ते हो, ताकि सामने वाला मटेरियल समेट के आपको छांट के दे दे, इसलिए आप किसी भी वीडियो की या क्लासेस की हेल्प लेते हो, है ना। तो यही बात है ना। तो इसलिए इस एक्स्ट्रा चीजें उतनी जो हमारे काम की नहीं है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि किसी टॉपिक में ऐसा होता है कि कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको देख के अपनी बिल्कुल तैयारी की दिशा मोड़ने की जरूरत नहीं होती है ना। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। अच्छा, जो फैक्ट मैं लिखवा रही हूं वो तो आप लिखते चलना, है ना। कौन करती है नियुक्ति का, तो आप लिख लीजिए केंद्र सरकार करती है। अब यहां आप नोट पॉइंट डाल के एक चीज लिख लीजिए कि केंद्र सरकार जो है इनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर करती है ना। तो आप पूरा लिख लीजिए, और ये समिति क्या होती है आप पूरा लिख लीजिए कि अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की या सीसीआई के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है एक समिति की सिफारिश पर। और वो समिति किस किस से मिलकर बनती है, तो वो हम देख लेते हैं। इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मेन तो समिति वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अध्यक्ष का याद रखिएगा। कौन होता है, तो ये होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, या उनके द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति। मतलब यदि किसी कारण से समिति की अध्यक्षता वो नहीं कर सकते भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो क्या होता है उनके द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति आता है। यदि ये पद खाली है तो सुप्रीम कोर्ट का, व्यवहारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो आता है। ठीक है, तो अन्य व्यक्ति होता है यहां पे।
तो हो सकता है इस तरह से फैक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप यही लिखिएगा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति। ठीक है, ये तो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, मतलब हमें इनसे ही है मेन, तो क्योंकि इससे ज्यादा चीजें आपसे पूछी नहीं जाएंगी। ठीक है, अब इसमें कुछ सदस्य भी होते हैं। तो एक सदस्य होता है कॉरपोरेट मामलों का जो मंत्रालय होता है, के मंत्रालय का सचिव। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नीचे आपको दिखेगी नहीं तो मैं इसको यहां से मिटा रही हूं, है ना। अध्यक्ष कौन होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति। सदस्य होता है, पहला एक सदस्य होता है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का सचिव। ठीक है, आगे और इसमें इसके सदस्य होते हैं वो हम देख रहे हैं। यहां तक आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं इसको हटा रही हूं। अगला सदस्य इसका कौन होता है, उस समिति का जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो रही होती है, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। तो हमने पहला अध्यक्ष देख लिया, एक सदस्य देख लिया। दूसरा सदस्य कौन होता है, तो विधि एवं न्याय मंत्रालय का सचिव। ठीक है, और दो विशेषज्ञ होते हैं। अब ये विशेषज्ञ किस क्षेत्र से होंगे, तो विशेषज्ञ उसी क्षेत्र से होते हैं जिस क्षेत्र से हमने अधिनियम में कहा गया था कि अध्यक्ष और सदस्य आएंगे, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस, बिजनेस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर, कंपटीशन मैटर, ये या लॉ, इस सब क्षेत्रों से ही ये दो विशेषज्ञ आते हैं। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। विशेषज्ञ केंद्र सरकार की नजर में जो भी विशेषज्ञ होंगे वो इनको, क्योंकि केंद्र सरकार ही क्या करती है, ये समिति में जो व्यवहारिक रूप से यही होता है कि केंद्र सरकार ही ये विशेषज्ञों को बुलाती है। ठीक है, तो ये चीज है। तो आपको समझ में आ गया होगा समिति में सदस्य कौन कौन होते हैं। अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश या कोई उनके द्वारा कोई नामित व्यक्ति होता है। फिर इसके अलावा 4 सदस्य होते हैं समिति में। पहला हमने क्या देखा था कि जो कॉरपोरेट मामले का मंत्रालय होता है उसका सचिव होता है। फिर दूसरा हमने देखा था कि विधि एवं न्याय मंत्रालय का सचिव होता है। और फिर तीसरा हमने देखा था कि 2 विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, तो यानी एक अध्यक्ष 4 सदस्य समिति में होते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल कितना होता है सीसीआई के अध्यक्ष और सदस्यों का, यानी ये जो आयोग है इनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। मतलब जो भी पहले हो जाए अध्यक्ष या सदस्यों की, या तो 5 वर्ष का कार्यकाल हो जाए या 65 वर्ष की आयु हो जाए, तब तक ये अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे। जैसा मैंने कहा कि और भी फैक्ट हैं, लेकिन वो प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो हमारे मेंस के काम के नहीं है। इनमें से भी आपको मैं बता चुकी हूं कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अध्यक्ष, एक तो संरचना याद रखिए आयोग की, दूसरा समिति का सिर्फ अध्यक्ष याद रखिए कि उसका अध्यक्ष कौन होता है उस समिति का जिसमें नियुक्ति होती है। एक ये याद रखिएगा कि नियुक्ति कौन करता है, और मतलब केंद्र सरकार करती है, और गठन कौन करती है, तो केंद्र सरकार ही करती है। ठीक है, गठन कब हुआ ये याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए ये कुछ फैक्ट थे जो आपके 3 नंबर में काम आ सकते हैं, या हो सकता है संरचना आपसे लिखवाई जाए
तो आपसे 5 नंबर में यानी 50 शब्द में लिखवाई जा सकती है। ठीक है, तो यदि आपसे 5 नंबर में लिखवाने के लिए संरचना आ गई तो आप क्या करना, उनके योग्यता भी लिख देना कि इस क्षेत्र से आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इनके कार्य देखते हैं जो किसी भी आयोग के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसकी धारा 18 में ड्यूटीज करके यानी इसके कर्तव्य करके इसके कार्य दिए हैं, उसी से इसके भाई जो उसकी ड्यूटी है वही वो काम कर रहा है, उनके लिए ही काम कर रहा है, उसी के लिए उनको गठित किया गया है, तो वही उसके उद्देश्य हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 हमने देखा था, उसकी धारा 18 में इसकी आयोग की कुछ ड्यूटीज दी हैं, तो वो हम पहले देख लेते हैं। तो इसे हेडिंग हम दे सकते हैं कार्य, कर्तव्य या उद्देश्य। ठीक है, पहले मैं 4-5 पॉइंट लिखवा रही हूं जो मेन इसमें कहा गया है धारा 18 में। यदि हमें 200 शब्द के हिसाब से लिखना हुआ तो हम इन पॉइंटों को ही थोड़ा बदल बदल के आगे बढ़ाएंगे, तो फिर हम यदि हमें 200 शब्द में लिखना होगा तो हम उनका भी यूज कर लेंगे। वैसे 3-4 पॉइंट इसमें कहे गए हैं धारा 18 में, तो हम वो लिख लेते हैं। यदि आपसे उद्देश्य लिखने आ गया, कर्तव्य लिखने आ गया, तो पहले आप वही पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, फिर हमने उन्हीं बातों को थोड़ा घुमा फिरा के आगे भी कह दिया है, या जैसे आपको पता होगा कि कोई भी अधिनियम बनता है तो उसके लिए नियम वगैरह भी बनते हैं उसके क्रियान्वयन के लिए, तो कुछ कार्य फिर से केंद्र सरकार ने सौंपे हैं उन्हीं ड्यूटी को पूरा करने के लिए, तो वो सब हम आगे लिख देंगे। पहले 3-4 जो अधिनियम में हमसे कही गई हैं बातें वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट हमसे धारा 18 में कहा गया है जो मुख्यतः इसकी ड्यूटीज हैं, उन्हीं से निकल के फिर आगे केंद्र सरकार ने इसे काम सौंपे हैं। तो हम पहले वो देख लेते हैं कि मुख्यतः क्या कहा गया है। यदि आपसे 3 नंबर में पूछा जाए तो इन्हीं पॉइंट को आपको संक्षिप्त करके लिखना है। 50 शब्द में पूछा जाए तो ये 4 पॉइंट में आपके 50 शब्द हो जाएंगे, मतलब मुख्यतः आपको यही लिखना है, क्योंकि आगे के जो पॉइंट हैं वो इन्हीं से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो मेन ये तो लिखना ही है, फिर आगे आपको शब्द जितने भी बढ़ाने होंगे वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट तो आपको मुख्यतः याद रखना ही है। ठीक है, क्या कहा गया है इस आयोग की, सीसीआई की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसके कर्तव्य क्या है या इसके उद्देश्य क्या है, या हम कार्य भी कह सकते हैं, क्या करता है ये, किस उद्देश्य के लिए गठित किया गया है या क्या ड्यूटी इसको सौंपी गई है। तो पहला कहा गया है कि बाजार में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा रहेगी तभी क्या होगा, उपभोक्ता को भी लाभ होगा, कंज्यूमर को भी लाभ होगा। भाई बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो कोई एक व्यक्ति या एक विक्रेता यदि होगा, एक कंपनी यदि होगी, तो वो कैसी भी चीज आपको उपलब्ध कराए, कितनी भी कीमत पे उपलब्ध कराए, आपकी मजबूरी होगी उसको लेना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उपभोक्ता को भी नुकसान होगा। यदि मान लो वो कंपनी अपनी खराब गुणवत्ता उसको चीजें निकालनी है तो वो बहुत कम कीमत पे, या उसको लगता है कि कंज्यूमर नहीं ले रहा है, ग्राहक नहीं लेने आ रहा है, तो वो बहुत कम कीमत पे सामान निकाल देगी। मतलब कीमतें अपने हिसाब से ऊपर नीचे करती रहेगी, तो अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो सकता है और उपभोक्ता को भी। तो क्या होगा, प्रतिस्पर्धा इसका काम होता है कि जो प्रतिस्पर्धा बाजार में है, यानी एक दूसरे से जो विक्रेता हैं वो कंपटीशन कर रहे हैं, इससे क्या होगा, आप भाई सामने वाले को चीज बेचनी है, 2-4 लोग यदि विक्रेता एक ही चीज बेच रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा माल उपलब्ध कराएंगे, तभी तो उनके पास उपभोक्ता जाएगा। अच्छी कीमतों पर उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप उपभोक्ता को लुभाने के लिए कम से कम कीमतें रखो, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ये भी देखता है ना। तो स्वच्छ यानी हेल्दी कंपटीशन बाजार में बनाए रखना और उसको बढ़ावा भी देना। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपटीशन हो ही ना, किसी एक ही कंपनी का अधिकार हो जाए या एक ही विक्रेता का अधिकार हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये कंपटीशन को बढ़ावा भी देता है क्योंकि उसका फायदा फिर दोनों को है।
उपभोक्ता को भी है और अर्थव्यवस्था को भी है ना। उपभोक्ता को कैसे है, आप समझ ही गए होंगे, जब कंपटीशन होगा दो विक्रेताओं के बीच में, तभी तो वो हमें अच्छी गुणवत्ता वाली चीज उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो इसका पहला काम यही होता है। दूसरा क्या कहा है कि प्रतिस्पर्धा पर जो प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली जो भी पद्धतियां होती हैं, जो भी प्रथाएं होती हैं, जो भी रीतियां कुछ भी होती है जो प्रतिस्पर्धा को बाजार में प्रभावित कर रही है, ऐसी पद्धतियों को खत्म करना, इसका काम होता है उनको समाप्त करना। उसके लिए वो भी जो भी जरूरी कदम होता है वो उठाता है। ठीक है, कौन? ये आयोग। वही बात है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। आप समझ ही गए होंगे कैसे रक्षा कर रहा है वो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा रहा है ताकि क्या हो कि उसे उपभोक्ता को अच्छी अच्छी कीमत पे, एक जो प्राइस उसे नॉर्मल होनी चाहिए वो उस प्राइस पे और अच्छी गुणवत्ता युक्त चीजें मिल जाए, तो उसके हितों का संरक्षण हो गया। ठीक है, तो ये किए। और भारतीय बाजार में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, वही बात है, किसी एक का एकाधिकार होके ना हो जाए, सबको व्यापार की स्वतंत्रता प्राप्त हो। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपसे अधिनियम में कहे गए थे, तो ये पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर अब मैं आपको आगे ये लिख लीजिए। अब अन्य कार्य डाल के मैं आपको आगे के पॉइंट लिखवा रही हूं। अब मैं इस तरह से क्यों लिखवा रही हूं, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि जब आपको लिखना है, यदि 200 शब्द में भी लिखना है, तो पहले आप इन पॉइंट्स को लिखोगे, उसके बाद यदि शब्द सीमा और आपको बढ़ानी है तो उन पॉइंट का इस्तेमाल करोगे। यदि कार्य, उद्देश्य या कर्तव्य कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है, तो या भूमिका पूछी जा रही है या उपयोगिता पूछी जा रही है, जैसा कि शब्द हमने देखा था, है ना, तो इस तरह से आप उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे आप हेडिंग डाल लीजिए इस तरह से, अन्य कार्य, है ना, ताकि आपको याद रहे कि हमें प्रायोरिटी कौन से कार्यों को देना है, और उसके बाद शब्द सीमा बढ़ानी हो तो हम इनको यूज कर सकते हैं। और यदि ऐसे ही याद रहे तो फिर ऐसे ही लिख लीजिए। तो आगे हमने क्या कहा है कि किसी प्राधिकरण, मतलब कोई भी अथॉरिटी हो, चाहे सरकार हो या सरकार की कोई बॉडी हो, द्वारा संदर्भित मुद्दों पर प्रतियोगिता संबंधित राय प्रदान करना। मतलब कोई भी, मान लीजिए अथॉरिटी है, सरकार का कोई भी प्राधिकरण, कोई भी अथॉरिटी है, यदि उसे प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा संबंधी कोई मामला है और वो उसने आयोग को सौंपा है, तो उस पर आयोग अपनी राय देता है ना, क्योंकि हर किसी को तो पता नहीं होता प्रतियोगिता संबंधी मामले, स्पेशली इसको गठित किया गया है इसके लिए, तो इसलिए उनको राय प्रदान करता है, सरकारों को भी और सरकार की बाकी बॉडीज को भी। ठीक है, चलिए अगला है जन जागरूकता का प्रसार करना। भाई पता कैसे चले, शिकायत कैसे जाएगी इसके पास, आयोग क्या करेगा, अभी हम देखेंगे इसकी शक्ति में कि आयोग के पास शिकायत जाएगी, आयोग जांच करेगा और उसके बाद आयोग कुछ कार्रवाई करेगा। तो कब करेगा, जब उसके पास शिकायत जाएगी, है ना, तो इसके लिए क्या करना होगा, लोगों को पता तो हो, या कोई भी विक्रेता हो या उपभोक्ता हो उसको पता तो हो कि ऐसी कोई, भाई किसी विक्रेता, किसी व्यापारी का बाजार में शोषण हो रहा है, मान लो कोई कंपनी एकाधिकार जमाने की कोशिश कर रही है, बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रही है, तो उसकी कोई शिकायत तो करने जाएगा। और कब जाएगा, जब उन्हें उसके बारे में जानकारी होगी। तो इसका काम क्या है, इसका काम ये भी है कि इस संबंध में ये जागरूकता फैलाए कि हाँ भाई आप ऐसी शिकायत कर सकते हो। ठीक है, यदि ऐसा कोई मामला होता है तो। ठीक है, तो जन जागरूकता का प्रसार करना भी इसका काम होता है। पॉइंट इसके स्टार्टिंग के वही थे, मतलब कुल मिला के यदि हम एक लाइन में कहें तो ये बाजार में हेल्दी कंपटीशन को ही बढ़ावा दे रहा है और उसको बनाए रख रहा है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था के विकास में इस तरह से उपभोक्ता के हितों की रक्षा कर रहा है और उसी के साथ साथ अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग दे रहा है। बस इतना सा इसका उद्देश्य है ना। लेकिन उसी कामों को, अब हमने उन्हीं कामों को करने के लिए ये क्या क्या कदम उठा रहा है, वो क्या होता है बाद में फिर नियम बनाए और ये व्यवहारिक रूप से क्या कर रहा है उन ड्यूटीज को पूरी करने के लिए, तो वो हमने यहां लिख दिए। ठीक है, तो जागरूकता प्रदान करता है, प्रतिस्पर्धा संबंधित मामलों में प्रशिक्षण प्रदान करता है, यदि जरूरत पड़ती है किसी को भी, कोई भी ऐसे मान लो इसके लिए काम कर रहे हो, या व्यापारी वगैरह होते हैं, या कोई भी होता है जो इसके लिए काम कर रहे होते हैं, जहां लगता है कि इन्हें प्रशिक्षण देने की जरूरत है,
कंपटीशन, बाजार में कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी मामले पे, तो ये प्रशिक्षण भी देता है। ठीक है, और फिर कुछ लोग इसी के लिए काम कर रहे होते हैं, इस आयोग के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देखते हैं, आगे क्या है। अब इसके दो काम और हैं। एक है बाजार में एकाधिकार को समाप्त करना। वही बात है कि किसी एक कंपनी या एक व्यापारी, किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो जाए, ताकि वो बाजार को अपने हिसाब से कन्वर्ट ना कर पाए कि कम कीमतें हो गई, ज्यादा कीमतें हो गई, इस तरह से वो कंपटीशन को प्रभावित ना कर पाए। ठीक है, तो ऐसा कार्टेल बनाने से रोकना। कार्टेल मतलब होता है उत्पादकों का कोई संघ बन जाता है। जैसे मान लो किसी का संघ बन गया है ना, और उन्होंने आपस में संघ बना के सोच लिया कि हम इस चीज को क्या कर देते हैं, बाजार में इसकी कमी कर देते हैं, या बाजार में क्या कर देते हैं, इसकी कीमतें बढ़ा देते हैं। तो इस तरह की चीजें ना हो, जिससे क्या हो, बाजार की में प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो या उपभोक्ता के हित प्रभावित हो, ऐसा कुछ ना हो, या अर्थव्यवस्था पे प्रभाव ना पड़े, ऐसा कुछ ना हो। इसके लिए भी ये काम करता है कौन, सीसीआई। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक बार 2012 में क्या हुआ था कि कुछ सीमेंट उत्पादक कंपनियां थी, उन्होंने क्या करा था, आपस में तय कर लिया था कि हम माल का कम उत्पादन करेंगे, जिससे बाजार में क्या हो जाए, कमी आ जाए, और कमी आ जाएगी तो क्या होगा, फिर कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी। तो इसी की शिकायत जब इसके पास गई कि भाई अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सीमेंट की कीमतों में इतना उछाल आ गया, तब इसने जांच करी, तब पता चला कि भाई उत्पादक जो कुछ उत्पादक, सीमेंट उत्पादक कंपनियां थी, उन्होंने संघ बना लिया था, कार्टेल बना लिया था, और उन्होंने ऐसा किया। तो उन पर इसने क्या किया था, 2012 में 6,000 करोड़ का जुर्माना लगाया था। कुछ एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, ताकि क्या होगा कि जब आपकी भूमिका आपके से लिखने आएगी, तो आप भूमिका में इन पॉइंटों को, इन एग्जाम्पल को डाल सकते हो। या 200 शब्द आ रहे हैं आपके पास, या 200 शब्द में जब आप आंसर फ्रेम कर रहे हो, तब इनको यूज कर सकते हो, इन उदाहरणों को, ताकि उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई ये पता है इसको कि ये क्या कर रहा था, है ना, ये आयोग क्या काम करता है। और इसकी शक्तियां मैं अभी आपको बता रही हूं कि कैसे काम करता है, क्या इसकी शक्ति रहती है। पहले आप थोड़े इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि 2014 में क्या हुआ था, गूगल पे सीसीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि वो कुछ कंपनियों के ऐड, आपने सुना होगा कभी न्यूज़पेपर में कभी भी, कि वो कुछ कंपनियों के ऐड, स्पेशली जो अमेरिका की कंपनी है, उनके ऐड ज्यादा दिखा रहा था भाई, जिससे क्या होता, कंज्यूमर प्रभावित होता, कंपटीशन प्रभावित होता, क्योंकि गूगल व्यक्ति दिन में कितने बार करता है, तो यदि उन्हीं उन्हीं कंपनियों के ऐड आएंगे, तो वो तो उनकी तरफ मुड़ ही जाएगा, है ना। तो इसलिए बाकी कंपनियों ने शिकायत की थी, तो इसलिए गूगल पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था इसने। ठीक है, 2015 में कुछ विमान कंपनियां थी, जिन्होंने क्या कर लिया था, आपस में तय करके कि हम क्या कर देते हैं, टिकट जो होते हैं उनकी कीमत बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने टिकट की कीमत बढ़ा दी थी, तो उन पे भी जुर्माना लगाया गया था, और उन पे जुर्माना लगाया गया था 258 करोड़ का। ठीक है, अभी अभी आपने, अभी करंट का कुछ दिनों पहले ही एक मुद्दा आया था, 2020 या 21 की बात है, कि दिल्ली के जो व्यापारी हैं, उन्होंने अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ शिकायत की है। शिकायत क्या थी, हालांकि वो मामला अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, लेकिन अभी शिकायत की थी। कि क्या शिकायत की थी कि भाई जो फ्लिपकार्ट है और जो अमेजन है, वो बहुत कम कीमतों पे लोगों को सामान उपलब्ध करा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, उनके व्यापार को लॉस हो रहा है। ये भी, जैसा मैंने क्या कहा कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतनी कम कीमतें हों कि अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़े, है ना। तो अब ये कंपनियां फ्लिपकार्ट और ये अमेजन क्या है, इनको ये डायरेक्ट उत्पादक से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वहां से डिलीवर कर देती हैं, इनके अपने अपने ऑफिस होते हैं। लेकिन अब व्यापारी को क्या है, वो यदि वो दिल्ली में बैठा है, तो आप देख जान सकते हो कि भाई देश की राजधानी है, तो वहां पे दुकानें कितनी महंगी होंगी, तो वो उसका किराया भी निकालेगा, थोड़ा बहुत वो अपना प्रॉफिट भी निकालेगा, जहां से उसने सामान मंगवाया होगा वहां का वो किराया वगैरह भी निकालेगा।
तो इस तरह से हो सकता है उसके सामान की कीमत थोड़ी ज्यादा हो जाए, और ऑनलाइन वो सामान आपको बहुत कम कीमत पे मिल रहा है, इसलिए ग्राहक तो क्या करेगा, वहीं से खरीदेगा। तो इस तरह से उनको तो नुकसान हो रहा है। तो ये उस चीज को भी बैलेंस रखती है कि भाई आप कम, ऐसा भी ना हो कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो जाए। अब मार्केट को नुकसान हो रहा है, मतलब अमेजन अमेरिका की कंपनी है, वो सारा प्रॉफिट लेके जा रही है, तो हमारे देश में तो नुकसान हो रहा है ना, है ना। और पहले तो फ्लिपकार्ट हमारा था, अब तो फ्लिपकार्ट को भी खरीद लिया गया है, वॉलमार्ट या कुछ नाम है शायद इसका, है ना। तो इस तरह से ऐसे नुकसान भी ना हो, ये भी ये आयोग देखता है, तो इसकी शिकायत भी करी गई है। ठीक है। बीसीसीआई का 2013 के आईपीएल में एक ऐसा मामला हुआ था कि भाई किसी बीसीसीआई ने अपनी पोजीशन का फायदा उठा के किसी एक फ्रेंचाइजी को कुछ फायदा पहुंचाया था, लाभ पहुंचाया था, तो उस पर भी जुर्माना लगाया गया था। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जब आप इनकी भूमिका लिखोगे या फिर आप और भी इसके जजमेंट, इसकी साइट पे यदि आप जाओगे तो और भी इसके जजमेंट हैं, हो सकता है आपको न्यूज़पेपर में, लेकिन इतना सफिशियंट है मेरे हिसाब से, अब और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं पॉइंट को लिख लीजिए, है ना। हुआ तो मैं ये शेयर भी कर दूंगी अब रजिस्टर के उसमें से पिक निकाल के, यदि आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं शेयर भी कर दूंगी। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिन्हें आप अपने कार्यों के साथ जोड़ के लिख सकते हो, या कार्य लिख लेना, फिर इस तरह से लिख देना कि अब तक इसने इस तरह के कुछ जजमेंट इसके महत्वपूर्ण रहे हैं, है ना। तो ये चीज है। तो ये इसके कार्यों में आ गए। अच्छा, क्या सिर्फ ये भारतीय क्षेत्र में काम करता है? इस तो वैसे तो अधिनियम में तो कहा था कि हाँ भाई, भारतीय बाजार को रेगुलेट करेगा, उसमें अर्थव्यवस्था, सॉरी, उसमें जो प्रतिस्पर्धा होगी उसको रेगुलेट करेगा। लेकिन ये कुछ और भी काम करता है साथ साथ। क्या काम करता है कि जैसे मान लीजिए विदेशों की कोई कंपनी हो, विदेश में कोई ऐसा निकाय हो, मतलब ऐसा ही प्रतिस्पर्धा आयोग जैसा किसी और देश में भी निकाय है मान लीजिए, तो ये उससे भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकता है। यदि बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए ऐसी कोई समझौते करने की जरूरत है, तो वो ये समझौते कर सकता है। एमओयू करता है कौन? ये प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है। इसके अलावा भी ये अंकटाड का, अंकटाड का ये ऑब्जर्वर मेंबर है। ठीक है। अंकटाड की फुल फॉर्म आप देख लेना गूगल करके, क्या है ये वो देख लेना। इसके अलावा भी एक और कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे निकाय हैं, जैसे कि मैं इसको हटा देती हूं यहां से। एक नेटवर्क है आईसीएन, इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, उसका सदस्य है ये। एक ओईसीडी है, इसका भी सदस्य है ये, सीसीआई, है ना। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी इस तरह से काम करता है। तो आप चाहो, जब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूं, यदि 200 शब्द में आपके पास लिखने के लिए आया, तो आप अपने आंसर फ्रेमिंग में इन सब चीजों की, मतलब आप ये सारे काम तो लिखोगे ही, साथ में नीचे आप निष्कर्ष के साथ या नीचे आप लिख सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी ये इन निकायों का सदस्य है। और इसके बाद क्या है, ये समझौते भी करता है अपने समान, किसी अन्य देश के समान निकायों के साथ, ये एमओयू भी करता है, समझौते भी करता है। ठीक है। तो इस तरह से बाजार में प्रतिस्पर्धा से संबंधित जो मामले होते हैं उनमें क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करता है। लेकिन कब करता है? भारत सरकार की अनुमति से। ऐसे नहीं कि उठ के ऐसे ही चला जाता है, ऐसा नहीं है। जब भारत सरकार इससे ऐसा कहती है कि भाई आप ये सब चीजें देखिए, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज है प्रतिस्पर्धा में, बाजार में प्रतिस्पर्धा, तो कोई और देश की कंपनी आके हमारे बाजार की प्रतिस्पर्धा प्रभावित ना करे, ये मामले आप देख लीजिए। तो क्या करता है, ये देखता है ना। तो ये चीज है। चलिए, अब इसकी शक्तियां देख लेते हैं हम। ये तो इसकी चीजें हो गई, इसके कार्य हो गए, इसकी शक्तियां देख लेते हैं हम। ठीक है। इसकी शक्तियां क्या हैं?
तो आप इसे पूरा पूरा लिखिएगा। वैसे मैं करा दूंगी उपलब्ध नोट्स इसके, आपको रजिस्टर के पिक्चर निकाल के आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। यदि आप यहाँ नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो ठीक है, हो सकता है सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा हो, और यहाँ पहले प्रॉपर समझने पे ध्यान दीजिए कि ये क्या है, एक अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक निकाय हमने क्यों बोला? क्योंकि ये कुछ काम न्यायिक रूप से, कुछ न्यायिक कार्रवाइयां भी ये करता है। जैसे मान लीजिए इसको शिकायत प्राप्त हुई, ठीक है, बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या उपभोक्ता के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली बात, जो कि कंपटीशन से रिलेटेड हो, बाजार में प्रतिस्पर्धा से रिलेटेड हो, है ना। तो इस तरह की कोई शिकायत इसको यदि प्राप्त होती है तो ये उसकी जांच करता है, ठीक है। जांच के बाद यदि इसको लगता है कि ठीक है मामला छोटा मोटा है, तो ये उस चीज को रोकने के लिए जो भी प्रभावित कर रहा है प्रतिस्पर्धा को, उसको आदेश देता है। यदि इसको लगता है कि ठीक है आदेश से ही काम चल जाएगा, यदि आदेश नहीं माना जाता है, या मान लो इसको लगता है कि नहीं मामला बहुत बड़ा है, तो ये जुर्माना लगाता है। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, उनमें हमने देखा था जुर्माना इसने किन किन पे लगाया था, है ना। वो कुछ बड़े मामले थे तो वो हम एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको वो बताया था। यदि जुर्माना नहीं दिया गया तो फिर आपको 3 साल तक के कारावास की सजा ये सुना सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसे अर्ध न्यायिक निकाय भी बोला जाता है, क्योंकि ये जुर्माना भी लगा सकता है, जांच भी कर सकता है, कारावास की सजा भी आपको सुना सकता है, ठीक है। और कोई भी बड़ी कंपनी हो इस तरह की, तो वो कोई नहीं चाहेगा कि भाई उसका मालिक जेल में चला जाए, है ना। और ऐसा तो है नहीं कि यही बात खत्म हो जाती है, यदि आप इसके बाद भी नहीं मान रहे हो तब भी वो आप पे कार्यवाही करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, यदि ये जो आदेश देता है, चाहे तो जुर्माना का दे चाहे किसी कारावास का दे, यदि इसके खिलाफ हमें अपील करनी हो, इसके खिलाफ हमको क्या होता है, जैसे हम हाई कोर्ट की निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो क्या यहां ऐसा इस निकाय के आदेश के खिलाफ हम कहीं जा सकते हैं अपील करने? तो जी हां, कहां पे वो बताती हूं। तो यदि हमको सीसीआई के आदेश के खिलाफ शिकायत करनी हो, तो 2007 में जब इसमें संशोधन हुआ था तो इसकी व्यवस्था की गई थी कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल की, कि भाई ठीक है यदि आपको सीसीआई के खिलाफ उसके आदेश के खिलाफ आपको अपील करनी है तो आप इसमें जा सकते हो। एक ट्रिब्यूनल बनाया था तो उसमें आप अपील करने जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अब 2017 से क्या किया गया है, 2017 से कि इसको समाप्त करके, और एक जो निकाय पहले से है या एक ट्रिब्यूनल पहले से है, ये इस अधिनियम के तहत नहीं है। जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 है उसमें तो आपको इसका जिक्र मिलेगा, क्योंकि इसको आदेश के लिए, सीसीआई के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए इसको गठित किया गया था। लेकिन अभी 2017 में क्या किया गया है कि अब अपील इसमें नहीं होती है। जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम है उसमें तो आपको इसी का जिक्र मिलेगा, लेकिन अब अपील जो सीसीआई है उसके खिलाफ अपील अब इसमें नहीं होती है, अब इसमें होती है एनसीएलएटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अब इसके खिलाफ यदि आपको सीसीआई के किसी आदेश के खिलाफ अपील करनी है तो आप इसमें कर सकते हो, ये कहा है केंद्र सरकार ने, ठीक है। लेकिन यदि मान लो आप इनसे भी संतुष्ट नहीं हो, जो निर्णय इन्होंने भी दिए, इन ट्रिब्यूनल ने भी दिए, उससे भी आप संतुष्ट नहीं हो, तो अंतिम अपील आप कर सकते हो, जो कि हमारी न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हालांकि यहां तक कोई जाता नहीं है, क्योंकि जब आयोग
फैसला सुनाता है तो वो भी प्रॉपर जांच करके ही सुनाता है, ऐसे ही मुंह उठा के फैसले नहीं दे देता है। इसलिए उनको पता होता है कि आगे जाके कुछ नहीं होने वाला। आयोग भी प्रॉपर जांच करता है, उसके पास पर्याप्त सबूत होते हैं, सब होता है, तब जाके वो कोई आदेश देता है ना। तो इतने आगे तक जाता कोई नहीं है। लेकिन फिर भी यदि जुर्माना बहुत ज्यादा हुआ और लगा कि इस तरह से हमने नहीं किया था और कोई जाना चाहे तो, ठीक है, तो ये चीज होती है। हालांकि ये चीज हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए या चूंकि रिलेटेड है तो 3 नंबर में यदि इस तरह से कुछ आपसे पूछ लिया गया तो मैंने बता दिया है, ठीक है। बाकी आपको कार्य बहुत अच्छे से याद रखना है। हो सकता है आपसे कार्य, भूमिका या उपयोगिता, इस तरह से आपसे कुछ क्वेश्चन इस आयोग से, सीसीआई से, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, क्योंकि इसके कार्य अब तक पूछे नहीं गए हैं, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। भूमिका पूछे जा सकते हैं, कार्यों के मूल्यांकन पूछा जा सकता है, आलोचना करवाई जा सकती है। तो भाई जहां भी आपको इन्हीं के कार्यों से आलोचना निकाल लेना, कह देना कि भाई ये बहुत ज्यादा जुर्माना लगाता है, बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आता है, इस तरह से कुछ भी आप आलोचना निकाल लेना यदि लिखने आ जाए तो, है ना। तो ये चीज है। वैसे भूमिका, कार्य वगैरह उपयोगिता यदि आपसे आती है तो आपके कार्यों के जो पॉइंट हैं और जो कुछ उदाहरण हमने देखे हैं उनसे आपका बहुत अच्छा आंसर फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। तो ये वीडियो अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पहले भी पिछले वीडियो में ही, कि हर आयोग को आपको किस हिसाब से तैयार करना है, उनकी उपयोगिता, उनका मूल्यांकन, उनकी समीक्षा, उनके कार्य या शक्तियां सीधे भी लिखने आ सकते हैं, या फिर भूमिका, उपयोगिता इस तरह से, या आलोचना इस तरह से आपके उनके कार्यों से आपके निकल आएंगे। कुछ उदाहरण भी हमने देख लिए हैं तो आपके आंसर फ्रेमिंग में वो भी काम आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, यदि आपको अच्छा लगा है, किसी को जरूरत है तो शेयर करिए, और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।